ये यहाँ का इतिहास रहा है कि कुछ नेता किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के मुद्दे बनाकर राजनीति करते, और नहीं पिछली सरकार तो ही कहती थी ना, हम 100 रुपया भेजते हैं और गांव में रहने वाला गरीब का 85 ये बीच वाले खा जाते, 15 पहुंचता। अब मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी लगाओ, सीधे उनके खाते में पहुंचाओ। पंचवर्षीय योजना में गरीबी घटनी चाहिए, लेकिन गरीबी बढ़ती रही। पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली बार 70 साल में ना गरीबी घटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है। 2024 की राजनीति में उत्तर प्रदेश मुख्य केंद्र में है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें मुख्य केंद्र में है। सवाल है ओबीसी मतदाताओं का, सवाल है दलित मतदाताओं का। क्या एनडीए अपने साथ ओबीसी मतदाताओं का मत ले पाएगी, या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो कुछ कारगर काम 2024 के लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे? यह भी गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल यह भी है कि एक तरफ राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिहार में जातीय जनगणना होती भी है और बिहार में नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए के साथ। क्या उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं वो जातीय जनगणना की बात करते हैं? क्या एनडीए उनके जातीय जनगणना की सोच के साथ खड़ी है? कई सारे गंभीर सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी लेंगे हम एनडीए के एक सहयोगी दल के प्रमुख नेता से, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपके टीम को, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी। उत्तर प्रदेश मुख्य केंद्र में है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। एनडीए अपने आप को मजबूत बता रहा है और तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है। वहीं विपक्ष जो है वो बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। विपक्ष कहां है इस समय? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी धरती का केंद्र है, जहां कुंभ होता हो, महाकुंभ होता हो, और दुनिया के लोग इस प्रयागराज में उस संगम पर स्नान करने आते हो, जहां कृष्ण, राम और निषाद राज जैसे लोगों की नगरी हो, और जहां की दुनिया के लोग सभ्यता सीखने आते हो। तो ये केंद्र तो त्रेता में भी रहा, केंद्र हर बिंदु में रहा, इस लोकतंत्र में भी रहा केंद्र, क्योंकि सभी लगभग प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से जाते रहे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए जिसने इस उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए और उत्तर प्रदेश को उपेक्षा रखा, उसको उत्तर प्रदेश छोड़ता रहा धीरे धीरे। पहले कांग्रेस रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आनंद भवन से उठाकर जो है प्रधानमंत्री बनाती रही, इंदिरा गांधी को बनाती रही, लाल बहादुर शास्त्री को बनाती रही, हमारे जो है चौधरी चरण सिंह को बनाती रही, तो हम ऐसे रहे जो है। तो इस तरीके से क्रम में प्रधानमंत्री जाते रहे, लेकिन समय आने पर एक समय आज मोदी जी जो है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, मतलब मोदी जी के सपने को योगी जी साकार कर रहे हैं। तो ये दोनों डबल इंजन की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश को काम में सर्वोत्तम प्रदेश डबल इंजन एक छोटा सा विवाद है। इसीलिए आज विपक्ष जो है, विपक्ष में वही है ना, जो मौका पाया, समय आया, उसने काम नहीं, उसने समय गंवाया, मौका गंवाया, समय गंवाया, और उसको मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी ने करके दिखाया। इसलिए विपक्ष के बाद बयानबाजी करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता असली, द रियल गॉड इज गॉड इन द डेमोक्रेसी। जो वोटर है वो असली भगवान है। जनता ने तो आपकी डबल इंजन सरकार को साकार कर दिया। जनता आपकी डबल इंजन सरकार के साथ खड़ी भी रही, इसलिए 2022 में दोबारा भी आप उत्तर प्रदेश से आए। 2019 में भी आपको अच्छी सीटें मिली। अब 2024 की बात चल रही है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, इधर आपने जयंत चौधरी को अपने साथ ले ही लिया एनडीए में। तो क्या लगता है मायावती भी एनडीए में आएंगे? आपने जो सवाल किया है, आपने देखा होगा कि सबसे क्रिटिकल कंडीशन 2019 का था, जहां 30 साल से सपा हटाओ बसपा लाओ, बसपा हटाओ सपा लाओ। अब फिर सपा बसपा मिलकर मोदी को मत आने दो, हमें ले आओ। दोनों एक हो गए थे 2019 में उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस, आपने देखा होगा, निषाद मोदी जी साथ खड़े हो गए, 18% के आसपास आबादी। ये तमाम गंगा, जमुना जो है, राप्ती, बेतवा, घाघरा, ये सब बहुत नदियों का जाल है, और बड़े बड़े शहर नदियों किनारे हैं, और अच्छी खासी आबादी है। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं,
सपा बसपा मिलके अगर मोदी को नहीं रोक पाए, मोदी जी खड़े रहे और निषाद उनके साथ खड़े रहे, तो अब कुछ भी कर लें। पीडीए के मामले की बात करते हैं कि पीडीए कहाँ है, तो पीडीए तो आज के दिन में कहना उनका कि पीडीए है, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए भूल जाते हैं, या सत्ता में भागीदारी देना हो तो पीडीए भूल जाते हैं, लेकिन जब वोट लेना हो तो पीडीए रटते हैं। तो आज के दिन में पीडीए हम कहते नहीं हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। तो पीडीए का और दलितों का जो गुलदस्ता है, ये मोदी जी, योगी जी सजा रहे हैं, आज एनडीए सजा रही है। आपने देखा होगा कि पहले विधानसभा में चुनाव होता था तो आज ही आप ही की टीवी चैनल दिखाता कि कैसे दहशतगर्द, कैसे लोग हैं, कैसे आते थे, इतना संख्या बताते थे। लेकिन अब आप ही का टीवी चैनल बताता है कि इतने दलित हैं, इतने पिछड़े हैं, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतनी महिलाएं, इतने नौजवान हैं, इतने इंडस्ट्रीज हैं। ये सारा कुछ आज के दिन परिदृश्य तभी बदला है कि जब हम पीडीए का गुंडा था। आखिर हम पीडीए थे ना, पीडीए हम थे कि नहीं? हम थे, हमें पिछड़े में रखा गया। हम तो 1991 से पहले अनुसूचित जात में हमारी गिनती होती रही। 1961 में हम 70 लाख थे, लेकिन हमें धीरे धीरे हमारे नाम को ओबीसी में डाल दिया 1991। हमें 70 लाख से 7,000 कर दिया। तो इसका मतलब हमें क्या किया, संवैधानिक रूप से हमें खत्म करने की कोशिश की गई। तो आज के दिन में हम जब कोई मांग करने जाते हो केंद्र से और समाजवादी पार्टी उस पर एक्शन लेती हो, गोली चलाती हो, जब इनके हक अधिकार की बात आती है दिल्ली में परिभाषित करने का, विशंबर जी आवाज उठाते हो, तो सपा के सारे सांसद भाग जाते हो सदन छोड़कर। इसके मतलब नाम पीडीए का लेंगे, लेकिन जब संवैधानिक अधिकार आएगा, राजनीतिक भागीदारी आएगी, नौकरी में भागीदारी आएगी, तो इनको नजर नहीं। वो सामाजिक न्याय जो रिपोर्ट है सामाजिक न्याय समिति का, वो बताता है कि किस पीडीए के कितनी जातियों को उनमें अवसर मिला, दलितों के कितनी जातियों को अवसर मिला। आपने बताया नहीं कि मायावती जी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो मैंने उसी पर आ रहा था आज के दिन में कि उनके न आने न जाने से, क्योंकि जब वो भी दलितों की मुखिया रहे, लेकिन दलितों के लिए कानून अगर बनाया हो तो उसे बताना चाहिए मैं था तो ये दलितों के विकास के लिए कानून बनाया। ये जो है जब ये थे सत्ता में तो इन्हें बताना चाहिए कि हम ओबीसी के लिए कानून बनाए हैं। तो अगर दलितों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है, पिछड़ों के साथ हमारी एनडीए खड़ी है, तो फिर वो जब वोटर हमारे साथ है तो नेता को कोई मतलब ही नहीं है। और देखेगा हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए, दलित के पास घर नहीं, दलित के पास खेत नहीं, दलित के पास कुछ नहीं था। तो इसके मतलब कोरोना में तो सबसे ज्यादा परेशान हुई था ना, जब उसके पास अनाज नहीं है, मकान नहीं है। तो दलित का मकान किसने बनाया? आज के दिन में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना। अनाज किसने दिया? मोदी जी ने दिया। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब दलित भूखों मर रहा था, जिसको अंग्रेजों ने निषादों को उजाड़ा। ये तो बसे हुए लोगों को उजाड़ने की बात थी ना। बसपा की सरकार आई 2007 से 2012। आप देखे होंगे कि बैठते ही 2007 में कि हमारा पर छीना और कलम से वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीन बसपा ने छीनकर राज्य सरकार को दे। किसी का रोजी रोटी छीनेंगे तो उसका सत्ता तो छिनाएगा। तो आज हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों सबकी काम कर रही है। इसलिए और हम लोग को सम्मान, किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए। और ये तीनों ही जब ये सत्ता में रहते रहे तो भूल जाते रहे। लेकिन आज हमारी सरकार सबको सुरक्षा, सबकी सुने। आप देखो एक लाइन अगर दलित के बारे में छपता है कभी अखबार में या कहीं न्यूज आती, तुरंत एक्शन लेते योगी जी। कुछ भी होता है तो आज के दिन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि हमारी सरकार में है। इसलिए वोटर हमारे साथ है, इसलिए समय आने पर नेता भी। अच्छा संजय जी, एक बात ये भी तो है कि मायावती हमेशा ही जो है आपकी सरकार के खिलाफ बोलती रही हैं, उस पर सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि वो आपके साथ आके खड़ी हो जाए? देखिए, सवाल उठाना और विरोध करना ये विपक्ष का एक उसका धर्म बनता है, उसका दायित्व बनता है। और जो कुछ उनके लगते हैं कि उनके सवाल में दम है तो उस पर हम लोग एक्शन भी लेते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। तो आज के दिन में विपक्ष की आवाज उठाने,
सवाल खड़ा करना एक अलग विषय है और साथ निभाना अलग विषय है कि कभी किसी शक्ति को रोकने के लिए किसी को साथ आना पड़ता है, भले उसके अंदरूनी उसकी विचारधारा में विरोध हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर राजनीति में किसी को लोगों को सम्मान दिलाना, सुरक्षा दिलाना है, न्याय दिलाना, समृद्धि दिलानी तो सत्ता से मिलेगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में अपने उस बेस वोट को, अपने समाज को, उस नेता को निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं सत्ता इनकी रहेगी तो सत्ता में हमारे समाज को सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। अगर दूसरा आ गया तो उन्हें दुख मिलेगा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में थी तो जब वो कुछ महापुरुषों के नाम पर कोई योजना बनती थी या कुछ भी कार्य होते थे और जैसे ही रिएक्शन होके सपा आ गए तो सारे नाम को बदल देती थी। अब देखो किस तरीके से उन दल के ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन फिर बसपा आते थे तो उससे फिर से तो मतलब ये आते थे हटा। तो इस चीज को तो आपका कहने का मतलब है कि जब जब सत्ता परिवर्तन होता था सपा और बसपा में तो ये नाम बदलने की राजनीति नाम के साथ साथ उनके ऊपर अत्याचार भी होते थे, वो विचार। तो आज उन्हें अगर उनका अत्याचार न हो तो सुरक्षा करनी है तो वोटर को सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए और उनको जो है सम्मान चाहिए, तो हमारी सरकार कर रही है ना। तो इसलिए कभी कभी नेता को उस चीज को ध्यान में रखते हुए भले विचारधारा में एक रूपता न हो जाए, भले उनके लिए, लेकिन जिसके लिए वो पार्टी बढ़ाए खड़ा किए उसके लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए कभी कभी निश्चित रूप से किसी न किसी बहाने समर्थन करना पड़ता है या सहयोग करना पड़ता है या उनको अवसर देना पड़ता है कि वो जीत जाएं और जिससे कि एमपीज मिले। बिल्कुल। तो अभी हम जैसा कि देख भी रहे हैं, तमाम प्रदेशों की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, एनडीए के साथ तमाम क्षेत्रीय दल जो है धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, भले ही मायावती अभी ना जुड़ी हो। लेकिन बात यदि मायावती की करें या बीएसपी के वोट बैंक की करें या अन्य भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके वोट बैंक की करें, वो कहीं ना कहीं जो पिछले चुनावी आंकड़े हैं उनको देख कर भी लगता है कि वो बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं, उनका जो जनाधार है वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका क्या रह जाती है? क्या एनडीए के साथ जाना उनकी कहीं मजबूरी तो नहीं है? देखिए, राजनीति कहते कि पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक मनी एंड पब्लिक फाइनेंस and the constitutional safeguard of the for the public and development of the countries। तो ये एक अभिभावक के रूप में राजनीति है। तो कैसा अभिभावक चाहिए? जब अभिभावक अच्छा रहेगा तो उसके साथ रहेंगे ये लोग। अभिभावक थे भगवान राम और निषाद राज, तो राम राज था, सुख का राज था। अभिभावक कौन हो गए? मुगल आ गए तलवार लगाकर, तो देखो कि 750 वर्ष लगा उन्हें हटाने के लिए, धोखा खा गए। अभिभावक आ गए तोप लेके अंग्रेज, उन्हें हटाने में 300 वर्ष लग गया। अभिभावक बन के आ गई पंजाब, से पौआ पिलाई, लोगों को पर्चा बांट दिया, भड़का के उन लोगों किस तरीके से पोजीशन कहाँ पहुंचा दिया। तो अभिभावक के रूप में सपा बसपा गई, आज अभिभावक के रूप में मोदी योगी हैं, अभिभावक के रूप में एनडीए आई है और कोई जाति धर्म बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा और न्याय दे रही है। आप हमारे विभाग में, बस विभाग में भी हर जाति को मैंने दिया है। तो आज के दिन में अगर हम बिना भेदभाव के अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, उन्हें योजनाओं में लाभ दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। पहले पहले की सरकार थी तो हिंदू मुसलमान लड़े होते थे, कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था। अभी तो कहीं राइट नहीं है। तो मुसलमान तो खुश है ना कि कम से कम सुरक्षित हैं, कभी हिंदू मुसलमान राइट नहीं हो रहा। आज के दिन वो भी व्यापारी था लेकिन दुकान सामने बंद कर देता था, कह रहे यार कैसे पैसा लेके जाएंगे। तो अब तो आप 11 बजे रात को जा रहा व्यापारी, मुसलमान भी। तो अगर उसे सुरक्षा हमारी सरकार में मिल रही है, विकास हमारी सरकार में मिल रही है, सम्मान मेरी सरकार में मिल रही है, तो जाएगा कहाँ? तो वोटर अगर है तो रही बात छोटे दलों की कि बड़े दल जो है वो कुछ भी हो जाए आज के दिन में उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो सत्ता में स्थापित हो सके। तो छोटे दल को साथ लेना ही है, सरकार बनानी है। और छोटे दल की मजबूरी ये है कि उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो बिना सहयोग के जीत के और सत्ता में, और सत्ता से जिसके लिए वो पार्टी खड़ा बड़ा की है, तो बाहर रह के तो कुछ हो नहीं सकता है। बाहर रह के उसे न न्याय दे पाएंगे, न सुरक्षा दे पाएंगे, न समृद्धि दे पाएंगे, न तो सम्मान दिला पाएंगे। तो हम जिसके बेस वोट, जिस वोट से राजनीति करते हैं, उसे सम्मान मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, इसके लिए वो सरकार बनाने के लिए छोटे दल मिलके उसको काम करते हैं। ये भूमिका एक अभिभावक चाहिए और अभिभावक बड़े भाई की भूमिका में बड़े दल रहते हैं, इसलिए उनके साथ रहना आवश्यक। आपने कहा हिंसा नहीं हो रही, बीच बीच में हिंसा की खबरें आती रहती हैं, खैर वो एक अलग मुद्दा, लेकिन कम हो गई पहले से। जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना का पहला व्यक्ति मैं था कि संविधान जब बना 1931 में, तब से 1710 से गणना होती है, लेकिन जातिगत जनगणना 1931 में हुई।
1931 में हुई, सेकंड इंडिया 1935-36 में बना, SC की लिस्ट बन गई। 1941 में फिर जाति जनगणना हुई। 1951 में सरकार नहीं थी, 1961 में जाति जनगणना। तो अनुसूचित जाति की जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ग्रुप ऑफ कास्ट है, उसकी गणना पहले से होती रही है, अल्पसंख्यक की होती रही है, लेकिन सामान्य की नहीं होती रही है, और जो सामान्य वर्ग की जनगणना नहीं होती रही। लेकिन 1991 में भाई हम 1935 से लेकर मझवार 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में है, आज भी सूची में है। लेकिन केवट मल्ला उसकी पर्यायवाची जातियां 1935 हुई, 36 हुई, और 31, 35, 36, 41, 51, 61 तक उनकी गिनती हुई मझवार में केवट मल्ला। फिर 91 तक होती रही, लेकिन केवट मल्ला को OBC में डाल दिया। अब उनका संख्या 7000 हो गई। तो अब केवट मल्ला 2016 में जाते जाते सपा पिछड़ी से निकालती थी और बसपा स्टे ले लेती थी। संविधान में हम लेदरमैन हैं, वाशरमैन, लेदरमैन वाशरमैन को मिल गया, फिशरमैन फिसल गया। आज के दिन में इनकी पब्लिक फाइल 75/4/1950, जिसको संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से कंसर्न मांगा गया था उन्हें, वो था कि कौन से ग्रुप के सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो है बैकवर्डनेस ड्यू टू द काज ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी है, ऐसे लोगों का समूह बनाया गया। तो लेदरमैन का समूह बना, वाशरमैन का, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, ऐसे 66 समूह बने उत्तर प्रदेश, हर राज्यों का बना गया। वो पब्लिक फाइल गायब कर दिया इन लोगों ने। जब आज के दिन में पिछड़ी जात से निकालते थे, बसपा स्टे लेती थी। ये बहुत दिन तक हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये मामला केंद्र का है। आज जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी ने, राज्य सरकार को पावर है, राज्यपाल को पावर है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन SC/OBC 1994 धारा 13 में, कि कौन OBC में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो OBC से केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकबार, बाथम, तुरैया, भर, राजभर, प्रजापति, ये 17 लोगों को उसमें से सबको निकाल दिया पिछड़ी जात से। पिछड़ी जात से निकाल के नोटिफिकेशन जारी कर दिया राज्यपाल। सबको मालूम है नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसमें कोर्ट कोई ऑर्डर करता नहीं है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। तो जब हम पिछड़ी में है नहीं और अनुसूचित में अभी बन नहीं रहा, वो कंप्यूटर से निकला नहीं, तो हम कहाँ गिने जाएंगे? पिछड़ी में गिनवाएंगे, अनुसूचित में गिनवाएंगे? तो RGI में हम तो अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने आरक्षण नहीं छीना, सुरक्षा छीना, खानदानी सुरक्षा छीना। योगी जी को पत्र दिया 18/1/2021 को, उन्होंने पत्र RGI को लिखा 2 दिन बाद। RGI ने 1 महीने बाद 18/1/2022 को पत्र जारी कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला, मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये हमारे यहाँ 1961 में गिनती हुई थी और हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल में छपा हुआ उत्तर प्रदेश के है, और ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। अभी पहले बताइए कि अगर हम SC में गिने जाएंगे तो हमें संवैधानिक अधिकार मिलेगा, हम लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर क्षेत्र में लड़ेंगे चारों तरफ। अगर हम OBC में गिने जाएंगे, हम बाहर रहेंगे। तो ये तो तय हो जाए कि हम कहाँ गिने जाएंगे। ऐसे ही 578 जातियां भारत सरकार के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेनंगर 1949-50 की रिपोर्ट के अनुसार 578 जातियों पर 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया। वो कानून से उजाड़ा गया। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील होता है, ये बदमाश का बेटा बदमाश है, कतली का बेटा कतली है। ये जातियां कतली हैं, लेदरमैन, मतलब फिशरमैन और तमाम जाति हैं। तो हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके कानून से उजाड़ दिया। हम उजड़े लोग हैं, खाना ट्राइबल हो गए हैं। तो ऐसी जातियों को कहाँ गिना जाएगा जिसने देश को आजाद कराया है? सड़क पर देखिए, आपके पास अगरिया हैं, सड़क पर आप देखिए ठेला लगाकर वो ट्राइबल जो है वो बनाते, गाड़ियां जो हैं वो, उनके ठेले पर राणा प्रताप का चिन्ह लगा हुआ है। तो पूछी भाई, ये चिन्ह कैसा क्या है भाई? इतने मेरे बाप राणा प्रताप को हथियार बना के देते थे और राणा प्रताप लड़ाई लड़ते थे मुगलों के खिलाफ, तुर्कों के, और इसलिए मुगलों ने हमें उजाड़ दिया। हम उजड़े लोग हैं। बस हमारे पुरखों ने अपनी रोटी और बेटी तजी नहीं, लड़ते रहे, इसलिए उजड़ते रहे। तो इस देश को आजाद कराने वाले 578 जातियां, जिसके आधार पर देश आजाद हुआ, मुगलों अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की, अपनी रोटी बेटी नहीं तजा और देश को आजाद, मुगलों अंग्रेजों को भगाया और आजाद कराया, वो रोड पर घूम रहा है। तो ऐसी जातियों के लोग भी कहाँ गिने जाएंगे? तो बताएं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जब जो है हमारे हरिभाऊ राठौर ने डिबेट किया राज्यसभा में, कांग्रेस की सरकार थी, मीरा कुमारी लोकसभा अध्यक्ष थी, उसे कूड़ेदान में डाल दिया। ये बताइए, देश को आजाद कराने वाले जातियों के बारे में डिबेट हो और उसे कूड़ेदान में डाल दीजिए, तो
कहाँ चाहते हैं, क्या सोच आपकी है। आज के दिन में इन निषादों के आरक्षण की फाइल ही पूरे देश की गायब करा दीजिए। वहां से 2012 के आरटीआई में मिला है, उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा है। तो ये जो विसंगति है, पहले वो दूर हो। पहला व्यक्ति हूं कि जनगणना के लिए मैं गोरखपुर में आंदोलन किया था कि हमारी गिनती 1961 में मझवार में हुई थी, उसी में होनी चाहिए भाई 2015 में। तो 2021 में जनगणना हुई, हमारी बात मानी। तो मैं जब जनगणना पहली बार मांग रहा था तो समाजवादी पार्टी ने गोली क्यों चला दी, क्यों मेरे एक भाई को मारा। इसके बाद आप जनगणना के पक्षधर नहीं, अगर पक्षधर होते तो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से जो जनगणना की मैंने मांग की थी तो वो मांग करते। हमें तो गोली से आपने दबाने की कोशिश की, एक भाई मारा, मर गया, फर्जी 302 मुकदमा मारा, हमें जेल जाना पड़ा। तो एक तरफ हम जनगणना की मांग करते हैं, संविधान में लिखे हुए जनगणना उसके अनुसार होनी चाहिए। आप कहते नहीं, हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, हम पिछड़ों के साथ भी खड़े हैं, लेकिन कहाँ गिना जाएगा। जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदरमैन की संख्या अधिक अपनी संख्या से 100 गुना, मिल्कमैन की संख्या अपनी संख्या से 100 गुना है, तो बिहार में आपने देखा कैसे हुआ है कि भाई बैठ गए तो वहां मतलब एग्रीकल्चर मैन, मिल्कमैन अपने सारे उपजातियों को एक जगह गिन दिया, दिखा दिया झुआ भर, और हमारी जातियां केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बाटन तो रहा मझवार माझी तो परपट जो है इनको जो है बूझा पौआ दिखा दिया कि भाई तुम्हारी संख्या इतनी है, केवट इतना अलग, बिंद अलग। हमारी उपजातियों की गिनती अलग अलग कर दिया और अपनी उपजातियों को एक जगह जाति में गिन दिया। गिना जाए तो ग्रुप ऑफ कास्ट गिना जाए, लेदरमैन कितने हैं, वाशरमैन कितने हैं, फिशरमैन कितने हैं, क्राफ्ट्समैन कितने हैं, मिल्कमैन कितने हैं, ये गिनती हो। तो ये सबके लिए पता था, 4 पाइप गए, बैठ दिया, अपनी संख्या बढ़ा दिया, हमारी संख्या घटा दिया। आपने सपा बसपा पे आरोप लगाया कि इनकी सरकारों में भी जो है ध्यान नहीं दिया गया, जातियों का फायदा उठाया गया है, गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। वहीं आपने जाति जनगणना पर भी सवाल उठा दिया बिहार के, और उन्हीं नीतीश कुमार को आपने अपने साथ भी ले लिया। हम कह रहे हैं आज के दिन में दोनों की सरकारें थी ना। जातिगत जनगणना तो एक तो हमने पहले बताया ना कि कौन नौकरी में है, मिल्कमैन अपनी संख्या से ज्यादा संख्या में है, लेदरमैन अपनी संख्या से ज्यादा है ना। तो जिसकी संख्या अधिक है तो गिनने वही जाएंगे ना। तो जब वो गिनने जाएंगे तो किसकी गिनती करेंगे अधिक जो है। तो उसमें नीतीश जी ठीक है। आज के दिन में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, अर्थव्यवस्था में आगे आ रहा, हर क्षेत्र में आ गया, माफिया खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म, जितने भी जो है जंगल राज खत्म हो गया आज के दिन में। तो बगल में पड़ोसी देश बिहार है। तो हर नेता चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि विकास हो जनता का, वो विकास चाहता है और वो चाहता है कि उसका वो विकास की मुख्यधारा में आए। तो नीतीश ने जो फैसला लिया हम उसको स्वागत करते हैं कि भाई केंद्र में अलग सरकार रहेगी, राज्य में अलग सरकार रहेगी, तो निश्चित रूप से विकास उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो विकास निश्चित रूप से, चाहे हर जाति का, बिहार का विकास चाहते हैं तो बिहार का विकास मोदी भी चाहते हैं, विकास का बिहार अगर जो नीतीश भी चाहते हैं, तो ये जो पार्टियों का आपस का रोड़ा है वो तो कम हो जाना चाहिए, वो एक साथ हो जाए। तो नीतीश भी चाहते बिहार का विकास हो और मोदी भी चाहते भी विकास का, बिहार का विकास, विचारधारा तो आपस में तालमेल हो गया। तो हम आप सबके साथ और सबके विकास की निश्चित हैं। लेकिन अप्रैल 2022 में आपका एक बयान सामने आया था कि जिसे हिंदी नहीं आती वो इस देश नहीं, ये नहीं कहा था हिंदी नहीं आती। मैंने कहा था जो हिंदी का विरोध करते हैं, जिसको हिंदी का विरोध करते हो तो उसे हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। हम नहीं कह रहे जिसकी हिंदी नहीं आती, जो हिंदी का विरोध कर रहे थे हिंदी का, उस पर मैंने बयान दिया था और उस पर माननीय गृह मंत्री ने और हमने भी बयान दे दिया कि नहीं, हमें हर धर्म, हर जाति, हर भाषा का हम सम्मान करते हैं भारत जो है, लेकिन भारत भारतीयों का है, भारतीय संस्कृत है और हिंदी भारत की मूल भाषा है। और इस पर लगभग धीरे धीरे जो भी हमारे पार्ट है, वो क्षेत्रीय भाषा भी हमारे यहाँ उनकी है, तो हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान कर रहे हैं तो उनको भी हिंदी का। तो मैंने हिंदी भाषा का विरोध करने वालों को मैंने कहा था, हिंदी बोलने वालों को नहीं कहा। हिंदी तो साउथ में नहीं बोली जाती है। नहीं, हम सम्मान तो होना चाहिए ना, हम साउथ का सम्मान करते हैं ना, तो हम कहते हैं हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप हिंदी लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर एनडीए कैसे पूरे देश नहीं, ऐसे नहीं। हिंदी जैसे आपके दिन में यहाँ उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग को मेडिकल साइंस अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। अंग्रेजी अंग्रेजों की देन रही है। तो अगर हमारी सरकार कहती नहीं अब गरीब का बेटा नहीं अंग्रेजी पढ़ता, कांग्रेस ने कानून बनाया था 60 की प्राइमरी में अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा,
तो 6 साल, कक्षा 5 तक तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा, तो 6 में पढ़ने जा रहा है। और बड़े लोगों का बेटा कक्षा 1 से, केजी से, LKG UKG यही से अंग्रेजी पढ़ रहा है, उसका नाम ही LKG है ना। लोअर किड ग्रुप जो है, अपर किड ग्रुप जो है, तो ये अंग्रेजी का नाम ही शुरू हो रहा। और गांव में बेचारा अंग्रेजी पढ़ा नहीं है, तो उसका बेटा कैसे डॉक्टर इंजीनियर बढ़ेगा। इसके मतलब सबको विकास कर। तो हमारी सरकार ने यहाँ हिंदी में सिलेबस अगर कर दिया कि नहीं, हिंदी हमारी सिलेबस है, हिंदी में हर क्षेत्रीय भाषा में जो जहाँ का क्षेत्र है उसके हिसाब से पढ़ाया जाए, तो क्षेत्रीय भाषाओं का हमारे भाषा बढ़ावा दे रहा, तो उसमें कौन सा विरोध है। हिंदी हम थोप नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि हिंदी का, भारत की संस्कृत अगर हिंदी में हमारे रामायण है, गीता, महाभारत है, तो अगर हिंदी पढ़ लेंगे तो धर्म का जो टकराट वो खत्म हो जाएगा। आपस में नहीं कहेंगे कि ये धर्म खराब, हिंदी नहीं पढ़े रहेंगे और गीता रामायण हमारा महाभारत हिंदी में है, संस्कृत में है, तो पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कंपैरिजन देन कि हम क्या चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि हिंदी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जो है वो हिंदी में ही हो, बाकी लोग अपनी भाषा में बोल। अंग्रेजों ने कम्युनिकेशन लैंग्वेज जिस देशों में जाके अगर शासन में रहे तो अंग्रेजी को अनिवार्य किया, उन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्यता कर दी। अंग्रेजी यार कई अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है, भाई शासन करने के लिए भाषा चाहिए ना। तो अगर अंग्रेजी भाषा शासन करने के लिए है, तो हम अगर चाहते हैं कि हिंदी भी पूरे लोग जाने, अपनी भाषा तो बोलें लेकिन हिंदी भी जाने, तो हिंदी में लिखा क्या है वो तो जान जाएंगे। अब जानकार बनाना तो आवश्यक है ना, सरकार का काम है कि लोग जानकार हों, जैसे जानकार होंगे वैसे समझदार हो जाएंगे, और समझदार होंगे होशियार हो जाएंगे। जब होशियार हो जाएंगे तो उनके साथ वो कभी शिकार नहीं होंगे। तो हमारी सरकार तो चाहती है कि क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले ये राजनेताओं के शिकार न हो, सही बात जाने, ये धर्म भाषा के आधार पर बंटवारा न हो, अब सब लोग एक दूसरे के बारे में जाने। आप कह रहे हैं कि धर्म और भाषा के आधार पर बंटवारा ना हो, सनातन धर्म पर भरोसा करते हैं आप? देखिए, आज के दिन में जो देखा गया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उतना पुराना विश्वविद्यालय दुनिया में कोई नहीं दिखता। और विश्वविद्यालय हमारे मतलब धर्म पर आधारित अर्थशास्त्र भी था, हमारा खगोल शास्त्र भी था, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी था, हमारा गणित शास्त्र भी था, और सारे शास्त्र थे हमारे पास। उनमें चिकित्सा शास्त्र भी था, सभी वेद थे, उसमें पढ़ाए जाते थे। तो अगर हमारा जो वर्जिन है पढ़ने का, जो भारतीय संस्कृति के धर्म के आधार पर है, तब तो हम विश्वगुरु थे, तब सोने की चिड़िया थी, तब GDP ग्रोथ 33.5 था, तब शिक्षा हमारे पास 75% थी, पुरुष 100% पढ़े थे, महिला आधी 50% पढ़े थे। तो हम अगर दुनिया में अगर हम समृद्धिशाली थे, तो हम दुनिया में GDP ग्रोथ 33.5 का मतलब हम दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपया हमारा चलना, लेकिन हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे। दुनिया की इकोनॉमिक्स में हमारा एक अलग पहचान था। इसके मतलब इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस धर्म को के आधार पर अगर हम जब थे तो हम आगे थे। भाई धर्म हमें क्या सिखाता? मर्यादा सिखाता है, हमें त्याग सिखाता है, हमें कमजोरों को गले लगा सिखाता है। अगर राम गए तो सबसे पहले पिताजी ने कहा, आज्ञा किया, छोड़ दिया राजपाट। किसके लिए? दुख को, राज को खत्म करने के लिए। सबसे पहले गए तो अपने बड़े भाई निषाद राज को मिले, इसके लिए भाई से मिलना चाहिए। फिर गले लगाया, और गले लगाया तो शक्ति पहचान लिया निषाद राज ने। तो अपने तो खाली हाथ गए थे ना, सहायता लिया निषाद राज ने, गंगा पार कराई, अपनी सेना दिया, रावण राज खत्म कराया। और जब गए तो बाली को तो नहीं गले लगाया सुग्रीव को, पीड़ित को। तो अब तो लोग मजबूत लोगों को खोजते हैं ना। तो हमारी सभ्यता तो सिखाती है, तो कमजोर को गले लगाओ और उसकी सहायता करो। आज के दिन में हमें तो यही सिखाता हमारा धर्म। तो आज के दिन में यही सिखाता ना कि सलाहकार कैसा हो। शकुनी मामा जैसे कौरवों के सलाहकार थे, और कृष्ण जैसे 16 कलाओं के सलाहकार पांडव के थे। तो धर्म क्या था कि हिस्सा मांग रहे थे, हैं कि भाई 5 गांव में दे दो। तो उन्होंने कहा उसमें भी कोई बाधा तो आधा दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। तो हिस्से के लिए, तो हिस्से लेके वो झगड़ा करते भाई। तो ये आज के दिन में लोगों को हमारा धर्म सिखाता है, तो इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं। और धर्म के आधार पर जिस समय परिस्थिति काल के अनुसार नियम बनाए जाते हैं, और एक होता है जो वर्तमान की काल के हिसाब से नियम बनते हैं, उस समय के हिसाब से नियम। इसी लोकतंत्र की स्थापना हुई है कि लोकतंत्र में हमारे पास कि पहले संविधान बनने से पहले हमारे पास
धर्म आधारित, जाति आधारित, वर्ण आधारित लोगों की सोच थी कि भाई ये ऊपर है, हम नीचे हैं, ये इसीलिए नीचे अपने को खुद अपने को ढाल लिया था, ये अपने को ऊपर ढाल लिए थे। लेकिन लोकतंत्र ने नहीं कहा कि नहीं, अब सभी लोग माँ के पेट से आते हैं, बराबर है, सबको भगवान के सम्मान। तो आगे आज के दिन में आवश्यकता थी, आवश्यकता इसलिए थी कि अगर उस समय था तो परिस्थितियां कैसे, उसी धर्म के आधार पर लोग अपना जीते थे और थी। फिर हम संविधान के आधार पर आ गए कि नहीं, कमजोर को आरक्षण मिलना चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए, उसका लोकसभा अलग होना चाहिए, उसका विधानसभा अलग होना चाहिए, राज्यसभा अलग होना, उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि वो उनके अगर बड़े लोग न लड़े, वो छोटे लोग लड़े। लेकिन उसमें भी कौन हुआ देख लीजिए, उन्हीं की जाति के लोग ISPCS बन गए, उन्हीं के बेटा ISPCS हो रहा, रिक्शा पुलर को अवसर नहीं मिल रहा है। तो आगे ना कि जो है मंडल कमीशन लगना चाहिए, तो आज के दिन में उसमें जो है क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तो क्रीमी लेयर वहां भी लगना चाहिए ना। तो आज के दिन में कि किसको अवसर, रिक्शा पुलर को अवसर मिलना चाहिए, जो है पॉलीथीन में रहने वाले को अवसर मिलना चाहिए, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियां जो उजड़े हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, विमुक्ति जनजाति का। तो ये अवसर छीनने वाले ने, तो ये चीजें समय आने पर आता है, तो समय परिस्थिति काल की साथ। अब लोकतंत्र में संविधान के मुताबिक सब लोग चल रहे हैं और संविधान में जातियों की व्यवस्था दी गई है, जाति पर जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई है, जातियों को सुरक्षा दी गई है, जातियों को समृद्धि सम्मान देने की व्यवस्था, कानून बना हुआ है। उन जातियों को अगर अवसर मिलता, उन्हें गरीब है तो उन्हें भी कानून बनाकर महिलाओं के लिए भी अवसर देके 33%, तो संविधान में ही आया ना। लेकिन संविधान की जो ये परिभाषा है, उसकी असली सच्चाई गांव का आखिरी व्यक्ति बता देगा कि इस देश की जनता संविधान में जो जाति व्यवस्था की बातें हैं, ऊंच नीच की भावना की बातें हैं, उसको कितना पालन करती है। आज गांव के आखिरी व्यक्ति के पास आप जाइए, आपको बताएगा अगर वो कमजोर है, दलित है, पिछड़ा है और कोई श्रवण है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तमाम खबरें आती रहती हैं, मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे। कौन है? जब संविधान सौंपे थे अम्बेडकर, तो उन्होंने कहा था कि इसकी सोच लागू करने के ऊपर वाले पर है कि संविधान को किस रूप में लागू कराता है। तो पुराणों में 75 साल से संविधान जिसके हाथ में था वो दोषी तो है ना। आज उस संविधान को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मोदी जी ने, भाई मैंने पता यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, अब भूखों मर रहा था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ सरकार आती है, और स्वस्थ सरकार आती है तो व्यवहार भी स्वस्थ आते हैं। तो ये चीजें तब संभव है जब हम उन्हें अनाज देंगे, मोदी जी, मकान दिए मोदी जी, इलाज दिए मोदी। तो ये सारा चीज तभी संभव है कि जब वो स्वस्थ रहेगा, तब पहचानेगा, तब जानेगा, तब पढ़ेगा, तब शिक्षा। आज के दिन में देखिए नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति के मुताबिक उन्हें हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाया जाए। आज के दिन में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में था कि 10 साल के अंदर सबको एजुकेशन दे देना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, डंडा पड़ा कि भाई क्यों नहीं शिक्षित किए, तो इन्होंने क्या किया, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने एक जो है ला दिया कि नहीं सबको शिक्षा दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि शिक्षा तो देना लेकिन ज्ञान नहीं देना। ज्ञान किससे बनता? मेरिट से। इसे कहते हैं धोखेबाजी। कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जिस समाज पर जो अत्याचार अन्याय होता है उसे पता न हो, और जिससे उसे पता नहीं हो रहा हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, और जिसे पता चल जाए और लड़ाई लड़ने लगे तो उसको नेतृत्व करता कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो आज के दिन में क्या हुआ देखो, सर्व शिक्षा अभियान में आ गया सब शिक्षा, लेकिन क्या छीन लिया कि इम्तिहान नहीं होगा, कक्षा 9 तक इनको ऐसे ही पास करते रहो। मतलब जब इम्तिहान नहीं देगा तो मेरिट कहाँ से बनेगा भाई? एकेडमिक शिक्षा में आपके जो आपके नर्सरी स्कूल हैं उसमें माँ बाप का भी इम्तिहान होगा, हर महीने इम्तिहान होगा, हर 3 महीने होगा, हर 6 महीने पे इम्तिहान होगा। और वहाँ जो सरकारी स्कूल प्राइमरी है और वहाँ कह दिया कि नहीं अब बिना फेल ही नहीं करना, पास करते हैं, मेरिट कैसे बनेगी? आज के दिन मालूम है 85 भाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है, भाई 2001 का रिपोर्ट मेरे पास था, अभी इसका करंट का नहीं है, कि 83 करोड़ 90 लाख लोग का जो आय है वो 20 रुपए से कम है, और उसमें से 27 करोड़ लोगों का 11 रुपए से कम है, 26 करोड़ लोगों का 6 रुपए से कम है। तो खाना कैसे खा लेगा? इसके मतलब आधा जिंदा आधा मुर्दा। तो ये कौन किया है? किसकी देन थी? पंचवर्षीय योजना में गरीबी घटनी चाहिए, लेकिन गरीबी बढ़ती रही। पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली बार 70 साल में ना गरीबी घटी है। पहली बार हम तो नहीं कह रहे, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कह रहे हैं। आज के दिन में यही कपड़े कहाँ थे? लॉटरी से कपड़े निकलते थे।
आपको मालूम है ना, पहले गांव में किसी की शादी होती थी तो गांव भर जाते थे, तो किसी को धोती की जरूरत है, धोती नहीं निकलता, लॉटरी में निकला ले जाना, तो गांव भर ले जाते थे, तब लेके उसमें से लॉटरी निकलती तो उसकी शादी होती थी। मतलब हमें जो जरूरत है नहीं है, सीमेंट की जरूरत थी तो हमें लेवी पर मिलता था सीमेंट, घर नहीं बन पाते थे। तो ये चीजें आज के दिन में विकास के क्रम में आई तब तो हो पाया है। तो ये मैं कह रहा हूं कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों की चिंता किया तो मोदी ने किया है, महिलाओं की चिंता किया तो मोदी ने किया। निषादों के लिए भी कानून बन सकता था। आप देखो पिछली सरकारों ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया निषादों को दिया था, 18% आबादी में मत्स्य पालन। भाई कितना बढ़िया व्यापार है कि अगर 10,000 रुपया किसी बैंक में डालेंगे तो 10 साल बाद दोगुना होगा, 20,000 होगा। लेकिन अगर पानी में डाल दिया मछली के रूप में तो 1.5 साल में दोगुना हो जाएगा। धन की देवी लक्ष्मी कमल पर रहती है, कमल, इसके मतलब असली धन कहाँ, पानी में है। तो 3,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं और आज मोदी 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया, फिर 2,500 करोड़ रुपया भी देखो अनुपूरक बजट में दिया। ये क्या मतलब होता है? 60% अनुदान है। तब आज के दिन में उत्तर प्रदेश को हम मत्स्य पालन के उत्पादन में 1 नंबर पर आया है। तो ये सोच की देन है कि चिंता कौन करता है, कि कौन चिंता किया है। निश्चित रूप से आपकी सरकार की बात हो रही है, आपकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, तमाम योजनाएं हैं। खबरें भी आती हैं कि जब भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है, एक बार कभी किसी निषाद के बेटे को कभी किसी प्रधानमंत्री के बगल में कुछ भी हालचाल लिया? आज के दिन में मोदी जी हमसे हाल चाल लेते हैं, तो जब हाल बता देता हूं कि ये दशा है तो अयोध्या में उसके घर चाय पीने जाते हैं, निषाद के घर में। उसका प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घर मिला, ना घर भी नहीं था उसके घर में, उज्ज्वला गैस कनेक्शन था, तब कनेक्शन आया, पूछा कि इलाज की व्यवस्था है, नहीं था। 2 घंटे के अंदर जो है आयुष्मान भारत कार्ड पहुंचा। इसके मतलब चिंता कौन किया? अगर मैं वकील हूं, रिप्रेजेंटेटिव नेतृत्व को स्वीकार किया मोदी जी ने, योगी जी ने, तब तो आज हर हफ्ते कैबिनेट में बैठकर मछुआ कल्याण कोष की स्थापना योगी जी ने की कि अब 25 करोड़ में हम उनका इलाज कराएंगे। अब आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, अपना इलाज करा ले, 5 लाख हमसे ले ले। उसके पास पैसा नहीं है शिक्षा के लिए हम पैसा देंगे। कोचिंग के लिए गरीब लड़के का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोचिंग में जाए, एडमिशन कराए, पैसा हम दे देंगे। उसकी इच्छा है, अच्छा पढ़ने में मेधावी, तो हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आज के दिन में दैविक आपदा हम 5 लाख रुपए देंगे। नेता क्यों जाएंगे फोटो खिंचाने? उसके वोट को लेंगे। आज के दिन में उसकी शादी के लिए पैसा है, उसके घर बनाने के लिए पैसा है, दैविक आपदा के लिए पैसा है। अभी माता सुकेता निषाद राज के मां के नाम से अभी 4.5 करोड़ रुपए की मैं क्रेडिट दे रहा हूं कि महिलाओं को पहली बार है कि जलाशय में रोजगार का साधन दे रहा हूं कि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाए। भगवान राम का निषाद राज का किला था, खुदाई हुई 37 बरस पहले, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलने दिया इन लोगों ने। जो नेता बोलते रहे उनको चुप करते रहे। आप देखो महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिन, जमुना निषाद, फूलन देवी, सारे नेता जो आवाज उठाने आए और जो कभी नेतृत्व के सामने खड़ा होकर वकालत करने की कोशिश की, उसको धरती से उठा दिया, पता ही नहीं है। तो आज कम से कम मोदी जी, योगी जी, जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, एक निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया और निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया, 56 फुट की मूर्ति बनाई। आज उसे जंगल से मंगल है, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लग रही है। ये उस त्रेता में जो उनके आद बाल सखा थे। तो ये अवसर है कि निचले पावदान पर रहने वाला दर्द कभी नहीं कोई सुनता था। ये निषादों को केवटा, मल्लावा, बिंदवा कश्यप कहरा कहा जाता था, लेकिन आज निषाद जी कह के पुकारा जाता। तो ये कहने का मतलब है कि परिवर्तन इसे कहते हैं कि आज के दिन में गार्जियन, अभिभावक कैसा कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति की चिंता। तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, पान के विश्वकर्मा सम्मान, किसानों को कौन देख लीजिए किस तरीके से छोड़ रखा था। पहले के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, हम 100 रुपया देते हैं, 15 पहुंचता 85 खा जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। किसानों पर भी आएंगे संजय जी, लेकिन उससे पहले, उसे मतलब 15 रुपया तो सीधे सम्मान निधि भेजते हैं ना, तो ऐसे ही निषादों के खाते में सीधे। बड़ा सवाल यह है कि आपने तमाम उपलब्धियां गिनवाई, निश्चित रूप से वो उपलब्धियां हैं, तभी जनता भी जो है कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के साथ खड़ी है। ये तस्वीर भी हमने देखी है, आंकड़े भी हमने देखे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी धर्म और जाति की जरूरत क्यों पड़ जाती है? इतना सब कुछ होने के बाद भी जब कहा जाता है कि पुराणों में कर्म के हिसाब से वर्ण की व्यवस्था की गई है, जन्म से जाति की नहीं, लेकिन तब भी एक तरफ सनातन विचारधारा और दूसरी तरफ जातिगत राजनीति, कैसे ये दोनों वर्ण में भी जाति है? अब भाई यहाँ पर कास्ट में अगर सवर्ण है,
है, तो उसमें ब्राह्मण है, उसमें दुबे चौबे त्रिवेदी द्विवेदी है। कर्म के हिसाब से वर्ण की व्यवस्था की बात कही गई है, जन्म से नहीं कही गई। मैं कह रहा हूँ कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कैसे हो सकता है अगर वो जन्म लिया उसके घर में, अगर उन्हें, तो वो कहाँ जाएगा? दूसरे के घर में थोड़ी मुसलमान का नाम थोड़ी पड़ जाएगा। अगर निषाद के घर में निषाद बच्चा पैदा होगा तो क्या उसका नाम मुसलमान थोड़ी हो जाएगा आज के दिन में? इसलिए संविधान में सोच विचार कर इन जातियों को सुरक्षा देने के लिए, न्याय देने के लिए, सीधे धर्म पे लेके गए। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जाति की बात कर रहा हूं। जाति सर्टिफिकेट देने का पावर डीएम को दिया गया है, डीएम को दिया गया, संविधान से मिलता है। क्या आपको नहीं लगता ये जातियों को बढ़ावा देना है? नहीं, सुरक्षा देना। सुना है पिछली मुगलों अंग्रेजों ने इन जातियों के साथ अन्याय किया था, डुबो के रोजी रोटी मारा था, किस तरीके से लूट के ले जाते थे, कैसे रखते थे। तो इनको अवसर प्रदान करना, इन जातियों को सुरक्षा देना, न्याय देना। अगर किसी को बैकवर्ड कहने संविधान बना था तो रिपोर्ट आया था, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एराइजिंग ड्यू टू द काज ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी। इसके मतलब इनके साथ भेदभाव होता रहा उस समय, उसके वजह से सोशली एजुकेशनली। आप ये मानते हैं कि जो बड़ी जातियां थी वो छोटी जातियों के साथ भेदभाव करती थी? देखिए, उस समय का मामला था, उस समय किन परिस्थितियों में उन्होंने भेदभाव किया। अगर उसका जो परिणाम आ गया तो उस परिणाम के लिए हमें कोसना नहीं होगा, उस परिणाम को दूर करने की कोशिश करनी होगी। तो संविधान उस परिणाम को दूर करने के लिए अपर कास्ट के लिए भी अवसर दिया, जगह था तभी तो 10% आरक्षण की व्यवस्था मोदी जी ने दिया। इसके मतलब संविधान में सभी जातियों को अवसर दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर कानून बना लेना। महिलाओं के लिए भी दिया, हर जाति महिलाएं थी उन्हें 33% आरक्षण दिया। आज के दिन में सर्टिफिकेट दी। भेदभाव तो इन लोगों ने किया, मिल्कमैन की सरकार थी, लेदरमैन की सरकार थी, तो और जातियों के साथ क्यों अन्याय किया, क्यों अपनी लोगों की भर्ती कर लिया। बाकी 27% आरक्षण में देख लो कौन है, 23% आरक्षण में कौन है। हमारे आरक्षण का विरोध तो कभी ब्राह्मण करने नहीं गया। आज के दिन मेरे आरक्षण का विरोध तो लेदरमैन करता है। निश्चित रूप से संविधान मजबूत है, यही कारण है कि आप सभी एक साथ खड़े हैं। ब्राह्मण तो मेरे साथ खड़ा है ना। आखिर आज के दिन में वो फाइल गायब कराते रहे, सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार थी, और मुकदमा किसके खिलाफ लिखा गया? मुकुल वासनिक और शैलजा के, और दोनों वो लेदरमैन ग्रुप के हैं। और आज के दिन में उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होता तो मुकदमा कैसे लिखा जाता? तो इसके मतलब अपर कास्ट तो लिख कर दे रहा है ना कि नहीं, निषाद केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है। तो खानदानी सुरक्षा छीनने का काम किसने किया? हम दोषी उनको क्यों दें? दोषी तो ये है कि जिन्हें अवसर मिल गया, तो हम चाहते हैं इसीलिए उनका अवसर छीन गया। अब इन जातियों को अवसर मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, अमित शाह जी दे रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दिया, अपर कास्ट के 10% में उन्होंने दिया कि वो कमजोर हैं, तो ये क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जाती हैं जो देश को आजाद कराई हैं। भगवान राम को भी पार उतारा है, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा है। इनको भी हमें लगता है कि जिस तरीके से उन लोगों ने एक मुश्त तोड़ देकर उन्हें एहसास कराया, हमारी आवाज को योगी जी उठाते रहे। हम तब नेता नहीं थे, हम तो डॉक्टर थे ना। हमारी आवाज योगी जी उठाते रहे, जो सांसद थे। तो अगर हमारे उनके एजेंडे में रहा भारतीय जनता पार्टी को कि निषादों को एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो जिसके एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी रहा हो, आपके सरकार का एजेंडा सटीक रहा, ये हमने भी देखा है और जनता भी देखा। आज नहीं कल होगा। पहले तो शिक्षा चाहिए, जातियां एक साथ खड़ी हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा के लिए पैसा दिया, रोजगार के लिए पैसा दिया। तो पहले विकास की मुख्यधारा में आए, फिर पढ़ेंगे, फिर अच्छे पाएंगे। बात किसानों की कर लेते हैं, जातियों की बात हो गई, किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, आपने बताया भी, लेकिन किसान नाराज क्यों है? नेता और किसान और नेता में अंतर है। किसान और किसान नेता, तो नेता और में लगता ना कि जो जनता जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए उसे नेता कहते हैं, जिसका लाभ उठाए उसे नेता कहते हैं, जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्वकर्ता कहते हैं। और लड़ाई कहाँ होनी चाहिए? सड़क के बाद सदन में होनी चाहिए। तो सदन में लड़ाई हुई, सदन में आवाज उठी। तो पहले ये सरकारें थी तो मिल किसानों का दिल था, बिक रहा था। आज किसानों का दिल जो मिल है हम चला रहे हैं। आज के दिन में जो कभी वो गन्ना मूल्य लेने जाते थे तो लाठी खाते थे। हमारे यहाँ एक मुंडेरवा जगह है, मिल है बस्ती में, वहां 2 लोगों की मूर्ति लगी है ऐसे। मैं पूछा कैसी मूर्ति लगी? क्या ये अपना किसान गन्ना मांगने आए थे, मुल्ला गोली मार दी, मर गए। इसके मतलब ये किसान पहले गोली खाते थे, अब गोली में नहीं बोली में ताकत है। जब बोलना शुरू किया जय श्री राम, तो आज किसानों के लिए चिंता कौन किया? हमारी सरकार ने।
आज उनकी आय दोगुनी कौन कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। आज के दिन में देखिए किसानों के लिए किस तरीके से हम सब्सिडी दे रहे हैं, किस तरीके से कभी किसानों के खाते में 10 रुपया पहुंचा बताए? और नहीं, पिछली सरकार तो ही कहती थी ना, हम 100 रुपया भेजते हैं और गांव में रहने वाला गरीब का 85 ये बीच वाले खा जाते हैं, 15 पहुंचता। अब मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी लगाओ, सीधे उनके खाते में पहुंचाओ। आज सीधे किसानों के खातों में समृद्धि जाती है। आज के दिन में उनके लिए हर स्तर पर किस एक भी पैसा भुगतान का है कि कोई कंपनी नहीं कर रही तो उसको सीधे उसके खिलाफ जुर्माना लगाओ। आज के दिन एथेनॉल बनाकर उनके आय को बढ़ाया जा रहा है। आज के दिन में उनके लिए रोजगार के गांव में रोजगार दिए जा रहे हैं। आज के दिन उनके पराली को उपयोग करने, जो वेस्ट है उसे बेस्ट बनाने के फार्मूले हम उन्हें दे रहे हैं। तो मतलब उनके हर एक पार्ट को उपयोग कर रहे हैं। आज के दिन में हमारे यहाँ देखें, डंठल से, महाराज का मैं प्रभारी हूँ, डंठल से एक बहुत अच्छा ओडीओपी बन रहा है। तो ये चीजें हमारी सरकार उन्हें दुनिया की टेक्नोलॉजी अवसर प्रदान कर रहा है। अब कुछ है, आवाज उठती है, उसे धीरे धीरे हमारी सरकार करती है और निश्चित रूप से किसान संतुष्ट। देखा जा रहा है, जैसे खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच। ये यहाँ का इतिहास रहा है कि कुछ नेता किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के मुद्दे बनाकर राजनीति करते। आप कह रहे हैं कि वो नेता हैं जो धरना प्रदर्शन, मतलब जो बवाल कर रहे हैं, तो ये मुद्दा रहा है। और इस चारों को, महिला, किसान, नौजवान, गरीब को, ये चारों के जो मुद्दे हैं मोदी प्राथमिकता के आधार पर धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब जब इलेक्शन आता है तब निश्चित रूप से संजय जी कहीं तो कुछ कमी रह गई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, किसानों के लिए इतना कुछ काम किया गया, उसके बाद भी जो है इस तरह से किसान हैं, कुछ तो कमी रह गई होगी। आप देखिए, अगर जो भी बातें आती हैं धीरे धीरे, जैसे समझने का फर्क होता है, समझने का फर्क होता है। ये भारत है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है या बीच के कुछ, आपका कहना है कि कुछ नेता हैं जो उनको, यही कांग्रेस कह रही है ना। जब बिजली लगी तो बिजली लगी, पावर हाउस ग्रिड लगी, क्या नाम है, सोनभद्र में, वो सब में, तो एक भाषण दिया विपक्षी ने कि अरे यार बढ़िया बढ़िया भाषण दे आए होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हमने ये मिल खोल दिया, ये बिजली लगा दिया, ये लगा। अरे यार दूध गर्म करते कहाँ? अगर दूध में से मलाई निकल जाए तो कुछ बचेगा कहाँ? नहीं। क्या अगर पानी में से बिजली निकल जाएगा तो पानी में कुछ बचेगा कहाँ? कुछ नहीं। तब वोट दोगे? कहीं नहीं देंगे। लेकिन उन्हें समझने में लगा कि नहीं, पानी में से बिजली निकल जाए तभी पानी रहेगा। कैसा लग गया? तो इसी तरीके से अशिक्षा का, गरीबी का, लाचारी का, उनके टेक्नोलॉजी से भी कम इंफॉर्मेशन का लाभ विपक्षी उठाते हैं, उसके आधार पर यहाँ ला रहे हैं। और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्षी हिंदू मुसलमान के मुद्दे खत्म हो गए, तो अब वो मुद्दा अब एक ही बचा हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा भी लगभग खत्म हो गया है, महिलाओं के मुद्दे लगभग खत्म हो गए सीधे। अब एक ही मुद्दा किसान पर आए हुए हैं कि भाई वो गांव में रहते हैं, वो कम है, लाओ उनको बाकायदा। तो मेरे दृष्टिकोण से किसान कम है, नेता थोड़ा ज्यादा है उसमें अब है। और जो भी होगा धीरे धीरे हमारी सरकार वार्ता कर रही है। उसको पिछली बार जिस तरीके से वार्ता के माध्यम से हल किया गया, तो फिर वार्ता के माध्यम से हल हो जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल, और मुझे लगता है महत्वपूर्ण सवाल भी है, वो आपको, मुझे लगता है आप उसका जवाब भी देंगे। चुनावी बॉन्ड जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, और आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है उस चुनावी बॉन्ड के जरिए। तो क्या अब आपकी सरकार उन चंदों का हिसाब देगी? देखिए, ऐसा नहीं कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही चंदे हैं, है तो सबके पास है। भारतीय जनता पार्टी से पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उसके पास भी चंदे हैं। इसके मतलब चंदा क्या परंपरा तो पहले से रहा है। भाई तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं भाई, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और मीडिया है। तो भारत के संविधान के मुताबिक न्यायपालिका को पावर है कि जनता के हित में क्या फैसले दे, तो उसका तो सम्मान हम लोग करते ही हैं, सबको करना है देश में। और निश्चित रूप से चंदे किसी अच्छे काम हमने अच्छे किए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया इसलिए ज्यादा लोगों ने चंदा दिया, और जिसका अच्छा काम नहीं, भाई मैंने पहले बताया, जनता जनार्दन होती, जज होती है, और इस दुख का असली भगवान जनता है। द रियल गॉड इज वोटेड इन द डेमोक्रेसी है। तो अगर वो है तो जनता कह रही है कि नहीं, काम अच्छे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए चंदे इनको ज्यादा दो। उनको क्यों दिया जाए, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो अब वो देने का काम तो जनता कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसला किया है वो हमारी सरकार देखेगी, उस पर फिर जो जैसा होगा जाएगी अपील।
तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो मिलकर विकास का कार्य कर रहे हैं, देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का ख्याल रखा है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया है। हमारे सभी सवालों का जवाब इन्होंने दिया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं अभिनेत्र।